सब्र करो, अभी मेहनत जारी है। क्या? ध्यान से सुनना। सब्र करो, अभी मेहनत जारी है, वक्त खुद कहेगा अब तेरी बारी है। तो हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारी इस वीडियो सीरीज में। तो आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं किसके बारे में? तो बोर के परमाणु मॉडल के बारे में। जैसा कि आप जानते हो कि परमाणु मॉडल जानना हमारे लिए जरूरी है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने के लिए बोर का परमाणु मॉडल जानना जरूरी है। तो काफी बच्चों का कंफ्यूजन होता है कि बोर का परमाणु मॉडल क्या है परमाणु मॉडल। तो इस मॉडल को पढ़ लो, उसके बाद आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी क्लियर हो जाएगा और आगे का जितना भी केमिस्ट्री में आने वाला टॉपिक है वो भी क्लियर हो जाएगा। तो चलिए बिना समय को बर्बाद किए हुए बोर का परमाणु मॉडल क्या था उसे जान लेते हैं। तो सिंपल सा आपको नोट कर लेना कि बोर का जो परमाणु मॉडल था वो रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल पे ही आधारित था। उनकी कुछ कमियों को इन्होंने सुधार दिया और अपना कॉलर टाइट कर लिया। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हेडिंग आप डाल लेना, बोर का परमाणु मॉडल, बोर्स मॉडल ऑफ एटम, यानी कि परमाणु के बारे में इन्होंने संरचना दिया था, परमाणु मॉडल दिया था। क्या लिखा हुआ है सबसे पहले यहाँ पढ़ लेना। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है कि रदरफोर्ड मॉडल के दोषों को दूर करने के लिए नील्स बोर ने 1913 में, कब? 1913 में परमाणु की संरचना के संबंध में संशोधित सिद्धांत प्रस्तुत किया, जिसे बोर का परमाणु मॉडल कहा जाता है। देखिए 1913 ईस्वी में किसके नियम में? तो रदरफोर्ड के मॉडल के जो दोष था उस दोष को दूर करने के लिए नील्स बोर ने क्या किया था? संशोधित सिद्धांत प्रस्तुत किया था, यानी कि थोड़ा सा जो कमी था उसमें इन्होंने चेंज कर दिया और अपना नियम प्रस्तुत कर दिया। ठीक है, आगे देखिए इस नियम के अनुसार, ये जो नियम था इसके अनुसार क्या बोला था। तो सबसे पहले तो हम जान लेंगे कि रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल क्या है। तो रदरफोर्ड ने कहा था कि परमाणु में एक नाभिक होता है और इसी नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित होता है। क्या? परमाणु में जो नाभिक होता है, नाभिक में ही प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित होता है। इसके अलावा इनसे इलेक्ट्रॉन के बारे में पूछा गया तो इलेक्ट्रॉन के बारे में इन्होंने कह दिया कि इसी नाभिक के चारों ओर वो जो इलेक्ट्रॉन है वो चक्कर लगा रहा है। इन्होंने इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा के बारे में कुछ जानकारी नहीं दिया कि इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा में परिवर्तन होता है, कमी होता है या स्थिर रहता है। यही इनका सबसे बड़ा दोष था और इन्होंने कह दिया कि इलेक्ट्रॉन इस नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है। तो विपरीत आवेश वाला कोई भी चीज हो, अपने से विपरीत आवेश वाले के चारों ओर चक्कर लगाएगा तो उसकी ऊर्जा में ह्रास होता है, ये सभी को मालूम है। और ह्रास होगा तो ये चक्कर लगाते एक समय ऐसा आएगा कि जो ऋण आवेश वाला इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक में यानी कि धन आवेश वाले पे आके गिर जाएगा। ठीक है, और परमाणु क्या हो जाएगा? उदासीन, यानी कि परमाणु का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। इनके इसी नियम में थोड़ा सा परिवर्तन करके बोर ने क्या कहा उस चीज को देख लेते हैं। तो बोर ने अपने नियम में क्या कहा, तो देखिए इसके अनुसार तो बोर के अनुसार पहला चीज उन्होंने क्या कहा कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर कुछ निश्चित ऊर्जा वाले वृत्ताकार कक्षाओं में घूमते हैं। क्या? ध्यान से सुनना, परमाणु में इलेक्ट्रॉन जो है नाभिक के चारों ओर कुछ निश्चित ऊर्जा वाले वृत्ताकार कक्षाओं में घूमता है। लो जी, इन्होंने कह दिया कि ये नाभिक हो गया और इस नाभिक के चारों ओर निश्चित वृत्तीय कक्षाओं में ही इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएगा। यानी कि देखिए आप यहाँ पे नाभिक बनाते हैं और नाभिक के बाद इन्होंने क्या कहा कि कोई भी इलेक्ट्रॉन इस नाभिक के चारों ओर निश्चित कक्षा में रहकर चक्कर लगाएगा। यानी कि ऐसा नहीं होगा कि हाँ वो किसी भी पथ पे घूमेगा, बल्कि निश्चित कक्षा वाले, निश्चित ऊर्जा वाले कक्षाओं में रहकर चक्कर लगाएगा। ठीक है, आगे देखिए आगे क्या है। तो आगे बोला गया है
कि जब इलेक्ट्रॉन किसी निश्चित कक्षा में रहकर नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं तो उनकी ऊर्जा का ह्रास नहीं होता है। मान लो कि आप अपने घर पे सोए हुए हो, तो घर में जब सोए हुए हो तो आपकी ऊर्जा में ह्रास होगा नहीं, लेकिन आप वही अपने घर के चारों ओर दौड़ रहे हो, चक्कर लगा रहे हो ग्राउंड में, तो आपके ऊर्जा में ह्रास होगा। तो इन्होंने बोर्ड में क्या कह दिया कि जो इलेक्ट्रॉन है ना वो नाभिक के चारों ओर घूमेगा, ठीक है, लेकिन वो निश्चित ऊर्जा वाले वृत्तीय कक्षा में ही घूमेगा। और निश्चित ऊर्जा वाले वृत्तीय कक्षा में रहकर जब वो घूमेगा तो उसकी ऊर्जा में ह्रास नहीं होगा, और जब ह्रास नहीं होगा तो वो नाभिक में कैसे गिरेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कहा गया कि जब इलेक्ट्रॉन किसी निश्चित कक्षा में रहकर नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं तो उनकी ऊर्जा का ह्रास नहीं होता है। ऊर्जा का ह्रास क्या होगा, नहीं होगा, ठीक है, इस बात को ध्यान देना। अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन ठीक है, क्या कोई भी अगर इलेक्ट्रॉन हम बना ले, यहाँ पे लो हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बनाते हैं और इसे फील कर देते हैं, और कोई भी इलेक्ट्रॉन अपने नाभिक के चारों ओर निश्चित कक्षा में रह के घूमेगा तो इसके ऊर्जा में ह्रास नहीं होगा, ये कभी नाभिक में नहीं गिरेगा, ठीक है, समझ में आया। अगर इस कक्षा का इलेक्ट्रॉन है तो ये इसी कक्षा में इस तरीके से घूमेगा तो इसके ऊर्जा में कोई ह्रास नहीं देखने को मिलेगा, समझ में आया। चलिए अब तीसरा बात इन्होंने क्या कहा कि इन कक्षाओं को ऊर्जा स्तर या ऊर्जा सेल कहते हैं। ये जो कक्षाएं हैं इन कक्षाओं को इन्होंने ऊर्जा स्तर या ऊर्जा सेल कहा, ठीक है, किसने, तो बोर्ड में। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो फिगर में, यहाँ पे फिगर में दर्शाया गया है कि परमाणु का जो ये नाभिक होता है, नाभिक में उजला कलर वाला भाग दिखाया गया है न्यूट्रॉन, लाल कलर वाला जो प्लस से दिखाया गया है प्रोटॉन, इसके अलावा हरा कलर वाला जो है वो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन इस नाभिक के चारों ओर वृत्तीय पथ पे चक्कर लगा रहा है, और बोर्ड ने कहा कि जब इलेक्ट्रॉन किसी निश्चित कक्षा में रहकर नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं तो उनकी ऊर्जा का ह्रास नहीं होता है, ठीक है। अब देखिए इस कक्षा को हमने कहा, क्या कहा, तो ऊर्जा स्तर या ऊर्जा सेल, क्या कहा, ऊर्जा स्तर या ऊर्जा सेल। अब यहाँ पे कुछ पॉइंट लिखा हुआ है, ये पॉइंट क्या है इसे समझ लेते हैं। तो अंदर से बाहर की ओर इन कक्षाओं को, अंदर से बाहर की ओर इन कक्षाओं को KLMN आगे भी दर्शा सकते हैं या संख्याओं में 1 2 3 4 के द्वारा दिखाया जाता है। क्या सर ये जो लिखा हुआ है वो मुझे समझ में नहीं है, अभी आ जाएगा समझ में। यहाँ देखिए अब हम यहाँ क्या कह सकते हैं, यहाँ पे हम बना सकते हैं परमाणु का नाभिक, इस नाभिक को हम कलर कर देते हैं, आप भी कलर करो कॉपी में, यहाँ पे हम इसे नाभिक को कलर कर दिए। चलो अब दिखाते हैं आपको, क्या दिखाते हैं, तो खेला, ठीक है, यहाँ देखो खेला नहीं ऊर्जा, ठीक है, या हम इसे कह सकते हैं परमाणु का कक्षक। चलिए अब ये हो गया हमारा परमाणु का कक्षक रोजी। अब यहाँ पे बोला गया है, क्या बोला गया है फिर से देख लेते हैं कि इन कक्षाओं को ऊर्जा स्तर या ऊर्जा सेल कहते हैं, ठीक है। अंदर से बाहर की ओर इन कक्षाओं को के अंदर से बाहर की ओर KLMN या डॉट 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 यानी कि आगे की तरफ भी हो सकता है, और संख्याओं में दिखाएं तो 1 2 3 4 के द्वारा दिखाया जाता है। चलिए अंदर से बाहर की ओर आते हैं, अंदर से बाहर की ओर ये जो हो जाएगा ये होगा A कक्षक, ये होगा L कक्षक, ये होगा M, ये होगा N। अंदर से बाहर की ओर, या तो अगर गणितीय रूप में दिखाएं तो 1 2 3 4, तो ये हो गया आपका जो परमाणु का कक्षक है, उस कक्षक को हमने अल्फाबेट में दिखाया KLMN अंदर से बाहर की ओर, और गणितीय रूप में दर्शाया तो 1 2 3 4। अब इन कक्षाओं को कहते हैं एनर्जी लेवल यानी कि ऊर्जा स्तर या ऊर्जा सेल, ठीक है। आगे आते हैं तो आगे क्या लिखा हुआ है, चौथा पॉइंट आप ध्यान से देखिएगा कि इलेक्ट्रॉन एक कक्षा से दूसरे कक्षा पर कूद सकता है
इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है, एक कक्षा से दूसरी कक्षा में जा सकता है कि नहीं। आपके बाद ये बात होगा कि सर ये बात हुआ कि मान लो कि यहाँ कोई इलेक्ट्रॉन है और इस इलेक्ट्रॉन को हम कहें कि ये इस कक्षा से इस कक्षा में जा सकता है कि नहीं, या इस कक्षा से इस कक्षा में जा सकता है कि नहीं। ठीक है, तो देखो आप अपने स्कूल में पढ़ते हो, आप अगर अपने स्कूल के दूसरी कक्षा में पढ़ रहे हो और दूसरी कक्षा से पहले कक्षा में जाओगे तो उन बच्चों पे रुआब झाड़ोगे। क्या करोगे, रुआब झाड़ोगे, यानी क्या, जो भी हो, ठीक है, यानी कि इंग्लिश जानते हो तो इंग्लिश जो भी बोल रहा हो बोलोगे, केमिस्ट्री जानते हो तो केमिस्ट्री फेंकोगे। ऐसा लगेगा कि उन बच्चों के, कहते हैं ना कि आंध्रा, क्या कहते हैं, अंधरा गांव में कनवा राजा, देहाती भाषा में कहावत है, अंधरा गांव में कनवा राजा, तो वही राजा तुम हो जाओगे। तो यहाँ पे क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन होगा, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन होगा उसकी ऊर्जा जो होगी वो ज्यादा होगी, और यहाँ से ये इस कक्षा में जाएगा तो ऊर्जा यहाँ से निकलेगा। क्या होगा, ऊर्जा निकलेगा। लेकिन 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 दूसरी कक्षा से तीसरी कक्षा में, यानी कि यहाँ से इसमें जाने के लिए, उच्च ऊर्जा वाले कक्षकों में यहाँ जाने के लिए इसको ऊर्जा की जरूरत होगी, यानी कि ऊर्जा को अवशोषित करेगा। तो वही चीज यहाँ पे लिखा गया है कि इलेक्ट्रॉन एक कक्षा से दूसरे कक्षा पर कूद सकता है। कूद सकता है कि नहीं, कूद सकता है। अब देखिए अगला पॉइंट क्या लिखेंगे कि जब इलेक्ट्रॉन आंतरिक कक्षा से बाहरी कक्षा में कूदता है, यानी कि क्या कह रहा है कि जब इलेक्ट्रॉन आंतरिक कक्षा से, यानी कि अंदर वाले कक्षक से बाहर वाले कक्षक में कूदता है तो इलेक्ट्रॉन का अवशोषण होता है। इलेक्ट्रॉन का अवशोषण, सॉरी, ऊर्जा का अवशोषण होता है। ठीक है, यानी कि अंदर की कक्षा से, अंदर की जो कक्षा है इस कक्षा से बाहर वाले में जाएगा तो ऊर्जा का अवशोषण होता है, यानी कि ऊर्जा लेगा। ठीक है, आपको अगर 8वां क्लास से 10वीं क्लास में जाना है तो आपको क्या होगा, बहुत चीज सीखना होगा। वैसे ही इसको ऊर्जा लेना होगा, ऊर्जा का अवशोषण करेगा। ठीक है, आगे देखिए आगे क्या लिखा हुआ है कि जब इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षा से आंतरिक कक्षा में कूदता है तो ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। ठीक है, बाहर की क्लास से 8 क्लास से तुम अगर 6 क्लास में जा रहे हो तो पूरा उस क्लास के बच्चों पे इंग्लिश झाड़ोगे, हिंदी झाड़ोगे, मैथ बताओगे, अरे हम कितना जानते हैं। ठीक है, लेकिन अगर तुमको निम्न ऊर्जा स्तर वाले कक्षकों से उच्च ऊर्जा स्तर वाले कक्षकों में जाना है तो ऊर्जा भरना पड़ेगा अपने अंदर, ऊर्जा का अवशोषण करोगे। ठीक है, तो आप उम्मीद करते हैं कि ये बात समझ गए होंगे कि क्या कह रहा है कि जब इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षा से, बाहर की कक्षक से आंतरिक कक्षा में कूदता है तो ऊर्जा का उत्सर्जन होता है, यानी कि उसमें से ऊर्जा निकलता है। जैसे कि एरोप्लेन ले लो, उड़ता हुआ आया और बाहर के कक्षक से जमीन पे गिर रहा है तो वहां ब्लास्ट होगा, आग लगेगा। ठीक है, लेकिन अगर उसे जमीन से हवा में जाना है तो उसमें फ्यूल भरना पड़ेगा, उसमें ऊर्जा भरना पड़ेगा, तभी वो उड़ सकता है। ठीक है, अब आप लोग समझ गए होंगे। अब ये कॉन्सेप्ट आपका कभी नहीं भूलोगे, आप किसी को समझा भी सकते हो। अब देखिए क्या बोल रहा है कि विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों का वितरण। ठीक है, अब हमने ये जाना कि कक्षा जो होती है उन कक्षाओं को हमने ऊर्जा स्तर, एनर्जी लेवल बोला। ठीक है, अब उसमें जो इलेक्ट्रॉन होता है क्या सब में एक जैसा बढ़ता है? नहीं। तो चलिए विभिन्न कक्षाओं में हम इलेक्ट्रॉनों के वितरण को देख लेते हैं कि किसके पास कितना इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा। तो चलिए यहाँ देखिए हेडिंग डालिएगा, विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों का वितरण। हेडिंग डालने में आप लोग कोई कमी मत करना, नोट्स बनाने में कोई कमी मत करना, क्योंकि पीछे का भूल जाओ। जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते, और सफलता भी उन्हें हासिल होती है जो वक्त और हालात पर रोया नहीं करते। तो अब हमें पसीने की हर बूंद को मोती से चमकाना है, पसीने की हर बूंद को मोती से चमकाना है और मेहनत करके इस जमाने को दिखाना है। ठीक है, तो चलो यहाँ पे हम क्या कहेंगे, यहाँ कुछ पॉइंट लिखा हुआ है। ठीक है, ये बोर्ड का स्पेशली हमने नियम बनाया, परमाणु मॉडल आपको बताया है एक एक पॉइंट बताने के लिए और आपका जो नोट्स है उसको मेंटेन करने के लिए। ठीक है, तो देखिए विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों का वितरण क्या होता है, इसके बारे में क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, पॉइंट को देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे प्रत्येक कक्षा की ऊर्जा निश्चित होती है,
प्रत्येक कक्षा की जो ऊर्जा होती है वो निश्चित होती है, बराबर नहीं करा है। प्रत्येक जो कक्षा है उसकी ऊर्जा निश्चित होती है, ठीक है। आगे देखिए, तथा विभिन्न कक्षाओं की ऊर्जा भिन्न भिन्न होती है। देख लो, विभिन्न कक्षा यानी कि ये पहला कक्षा है, ये दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, पांचवा है, इससे ऊर्जा होगा भिन्न भिन्न होगा, ठीक है। के कक्षा की ऊर्जा सबसे कम, के कक्षा की ऊर्जा सबसे कम, जबकि एल, एम, एन आदि कक्षाओं की ऊर्जाएं क्रमशः बढ़ती जाती है। ये के कक्षा है, ये एल है, एम है, एन है, ओ है। तो के कक्षा की जो ऊर्जा है वो सबसे कम, और क्रमशः जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे ऊर्जा बढ़ती जाएगी, ठीक है। सर्वप्रथम इलेक्ट्रॉन, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन की कक्षा में, किस कक्षा में, की कक्षा में प्रवेश करते हैं। सबसे पहले जो इलेक्ट्रॉन है वो की कक्षा में प्रवेश करेगा, ठीक है। इसके बाद इलेक्ट्रॉन क्रमशः एल में, फिर एम में, फिर एन में आदि कक्षाओं में प्रवेश करता है। यानी कि आपसे अगर कोई क्वेश्चन करे कि बोर्ड के अनुसार जो कक्षा दिया गया है, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किस कक्षा में प्रवेश करेगा, तो के में, फिर एल में, फिर एम में, फिर एन में, इसी तरीके से आगे बढ़ते जाएगा। और अगर ऊर्जा की बात करें तो सबसे कम ऊर्जा स्तर वाला कक्षा के होता है, फिर एल होता है, फिर उसके बाद एम, के सबसे कम, उससे ज्यादा एल, उससे ज्यादा एम, ऐसे करते हुए ऊर्जा स्तर जो है वो बढ़ता जाता है, ठीक है। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कहां बढ़ेगा, तो के में, उसके बाद एल में, पूरा भरने के बाद, ठीक है। आगे देखिए, आदि कक्षा में प्रवेश करता है, ये तो हो गया। चलिए अब देखते हैं किस कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन भरेगा। तो देखिए आगे क्या पॉइंट लिखा हुआ है कि विभिन्न कक्षाओं में चक्कर लगाने वाले इलेक्ट्रॉनों का वितरण, विभिन्न कक्षाओं में चक्कर लगाने वाले इलेक्ट्रॉनों का वितरण बोर्ड-ब्यूरी योजना के अनुसार होता है। किस योजना के अनुसार होता है, तो बोर्ड-ब्यूरी योजना के अनुसार होता है। नोट कर लीजिएगा, इसके अनुसार, ये जो योजना है इसके अनुसार देखिए, किसी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या, किसी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की जो अधिकतम संख्या को सूत्र, कौन सा सूत्र, तो 2n² से प्राप्त किया जा सकता है। फिर से ध्यान देना यहाँ पे, किसी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या को, किसी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या कहने का मतलब कि किस कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा, उस चीज को हम लोग किस सूत्र से, तो 2n² से प्राप्त किया जा सकता है, ठीक है। तो अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर 2n², इसका मतलब यहाँ पे n क्या होगा, n जो है वो है कक्षाओं की संख्या, n क्या है, कक्षाओं की संख्या। नोट्स बना रहे हो ना, नोट्स तुम मेंटेन कर रहे हो कि नहीं, ये बता दो मुझे। केवल वीडियो देखने से नहीं होगा, नोट्स मेंटेन करना पड़ेगा आपको, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे किसी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या को किस सूत्र से, तो 2n² सूत्र से प्राप्त किया जाता है। देखिए यहाँ पे प्रथम कक्षा है, यानी कि के कक्षा की बात किया जा रहा है। यहाँ पे कौन सी कक्षा का, तो के कक्षा की बात किया जा रहा है। यहाँ पे अगर हम सूत्र की बात करें तो सूत्र की बात करेंगे तो 2n², यानी कि के जो है वो पहला कक्षा है, तो n की जगह पे 1 हो जाएगा, यानी कि 2 गुने 1 का स्क्वायर, यानी कि अधिकतम इलेक्ट्रॉन इसमें कितना भरेगा, तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, और 2 में गुणा करेंगे तो क्या होगा, 2, यानी कि के कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, 2, ठीक है। अब द्वितीय यानी कि एल कक्षा की बात कर रहा है, कक्षक नंबर 2, यहाँ पे फार्मूला लगाएंगे 2n², 2 गुने 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, n की जगह 2 लिखे, 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 होता है, और 4 में 2 से गुना करेंगे तो 8 होगा। इसी तरीके से तृतीय जो कक्षा है वो है तीसरा कक्षा, यहाँ क्या हो जाएगा, 2 गुने 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 3 3 का 9, यानी कि 3 जा 9, और 9 में 2 से गुना करेंगे तो 18, क्या 18। अब चौथा कक्षा है के एल एम, उसके बाद एन, चौथा कक्षा यानी कि 2 गुने 4 का स्क्वायर, 4 चौका 16, 4 4 जा 16, ठीक है। और उसमें 2 से गुना करेंगे तो क्या होगा, 16 गुने का 32, ठीक है, 32, 32 को क्या कहते हैं, 32। तो आप लोग देखो, के में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या को निकालने का सूत्र है 2n²,
अब यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन होगा, L में 8 इलेक्ट्रॉन होगा, M में 18 इलेक्ट्रॉन होगा और N में 32 इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, हमने तो याद करवाया है बच्चों को, कैसे याद करवाया है तो यहाँ पे देख लो, ये हो गई करियक्की चाची, ये हो गई लंकी चाची, ये हो गई मोटकी चाची और ये हो गई नटवी चाची। कौन कौन चाची चाची है, ठीक है। अब चाची है मेरे पास, तो यहाँ पे देखिए करियक्की चाची, लंकी चाची, मोटकी चाची, नटवी चाची, ठीक है। चलो यहाँ पे जो के है देखिए करियक्की चाची, ठीक है, इनके पास 2 इलेक्ट्रॉन, कितना इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, एल में 8 इलेक्ट्रॉन, लंकी चाची इनके पास 8 इलेक्ट्रॉन, ये मोटकी चाची 18 इलेक्ट्रॉन, ये नटवी चाची ये सबसे ज्यादा लेती है 32 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो के में कितना इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, एल में कितना 8 इलेक्ट्रॉन, एम में कितना 18 और एन में कितना 32, ध्यान रखना, ठीक है। कौन चाची, तो करियक्की चाची, लंकी चाची, मोटकी चाची, नटवी चाची, याद करने का ये तरीका बच्चों, ठीक है। आगे चलिए, आगे क्या बोला है कि सबसे बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 8 हो सकती है, क्योंकि 8 पे अस्थायी होता है, ठीक है। जब बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या पूर्ण हो जाती है, तब इलेक्ट्रॉन नए कक्षा में प्रवेश करता है, यानी कि बाहर का जो कक्षक है वो फुल हो जाएगा, भर जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, खुद आगे वाले कक्षा में प्रवेश करेगा। मान लो कि हमारे पास ये चाचियां है, ठीक है, ये चाची है, तो सबसे पहले के चाची, फिर एल चाची, फिर एम चाची, फिर एन चाची, ठीक है। अब मेरे पास 18 पूरी है, कितना पूरी है, 18 पूरी। हम जानते हैं कि हमारी जो ये सबसे पहले जो चाची आती है वो करियक्की चाची, यानी कि के कक्षक है, इनके पास 2 पूरी देना है, कितना पूरी देना है, 2 पूरी देना है, बचा 16 पूरी लेके जाएंगे इनके पास, इनके घर पे, लंकी चाची के घर पे, ठीक है। इनके पास हम जानते हैं कि ये 8 पूरी से ज्यादा नहीं लेंगे, तो 8 पूरी इनके पास दे देंगे, तो 16 में से 8 चला गया, 8 हो गया। अब जाएंगे मोटकी चाची के पास, ठीक है, इनके पास मोटकी चाची के पास, ये तो 18 लेती है, कितना लेती है, 18 लेती है, लेकिन इनके पास अब बच गया है 8, तो 8 ही देंगे, 18 कहां से देंगे, अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन फिल हो गया। तो इस तरीके से हम कक्षकों में इलेक्ट्रॉन भरते हैं, पहला फुल हो गया तो दूसरे के पास, दूसरा फुल हो गया तो तीसरे के पास, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों का वितरण करते हैं, और इसी वितरण को कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। और हमने आपको पहले की वीडियो में बता दिया है कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यानी होता है इलेक्ट्रॉनों में कक्षकों को भरना है, सॉरी इलेक्ट्रॉनों का कक्षकों में भरना है। चलिए, तो यहाँ देखिए क्या लिखा है कि प्रारंभ के 18 तत्वों की परमाणुविक संरचना को इस बोर-ब्यूरी योजना द्वारा समझा जा सकता है, ठीक है। ये जो बोर-ब्यूरी जो योजना था कि के में इतना बढ़ेगा, एल में इतना बढ़ेगा, फिर फुल होने के बाद उसमें जाएगा, वो 18 एलिमेंट परमाणु संख्या 18 तक ही ये सही बैठता है, उसके बाद इसमें कमी आने लगा, ठीक है। तो आगे किसके आधार पे हम लोग करते हैं वो भी हम आपको बताएंगे, लेकिन पहले ये समझ लिया जाए, ठीक है। अभी से टेंशन मत लो, वो समझ में आ जाएगा। तो यहाँ देखो हमारे पास कुछ तत्व दिया हुआ है, जैसे कि क्लोरीन दिया हुआ है, क्लोरीन दिया है तो क्लोरीन का परमाणु संख्या 17 है, इसमें इलेक्ट्रॉन भी कितना होगा, तो 17 इलेक्ट्रॉन होगा, क्या 17 इलेक्ट्रॉन। के के घर पे 2 इलेक्ट्रॉन दे देंगे, एल के पास 1 इलेक्ट्रॉन दे देंगे, और एम के घर पे 18 जाता है, लेकिन 7 है मेरे पास तो 7 देंगे, क्योंकि 2 8 10 हो गया और बचा कितना 7, तो 7 हम एम के पास दे देंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पे तत्व नंबर आर्गन 18, यहाँ पे 2 8 8, ठीक है। अब 19 वाला है तो 19 वाले में देखिए के में हम 2 भरेंगे, एल में 8 भरेंगे, और एम में हम 9 भर सकते थे, लेकिन 9 पे अस्थायी नहीं होगा, इसलिए इसे 8 पे अस्थायी रहने देंगे और 1 इलेक्ट्रॉन एल के घर पे दे देंगे, ठीक है। चलिए इसके बाद हम लोग चलते हैं अगले टॉपिक पे। तो अगला जो टॉपिक है हमारा Ca, कैल्शियम 20 का है, और कैल्शियम 20 में हम क्या करेंगे, तो K में 2 इलेक्ट्रॉन भरेंगे, L में 8 इलेक्ट्रॉन भरेंगे, और M में हम लोग क्या करेंगे 8 ही भरेंगे, और N में 2 इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग बोर-ब्यूरी योजना को समझ सकते हैं। तो आप लोग देखिए हमने आज के क्लास में आपको बताया
कि बोर का परमाणु मॉडल क्या होता है, बोर्स मॉडल ऑफ एटम। इस चीज को हमने समझा आज की क्लास में। उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्लास अच्छा लगा होगा। जो बच्चे शुरू से लाइन से देख रहे हैं, तो हमारे चैनल पे अभी फिलहाल हम लोग केमिस्ट्री को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, फिर हम लोग चैप्टर स्टार्ट करेंगे। लेकिन जितना भी केमिस्ट्री का वीडियो आप लोग के लिए अपलोड हो रहा है, वो आपके लिए कारगर साबित होगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।